हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, आदाब। कैसे हो आप सभी? इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम बात करेंगे बच्चों कोर्स कोड BHDLA 137 की इकाई 11 पर। इकाई 11 में हमने क्या क्या पढ़ना है, किस बात पर चर्चा करनी है, विचार विमर्श करना है। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बच्चों, वैयक्तिक लेखन की भाषा, इस इकाई में हमने सबसे पहले तो इसी बात पर चर्चा करनी है कि वैयक्तिक लेखन होता क्या है। वैयक्तिक लेखन हम किसे कहते हैं? वैयक्तिक लेखन में हम किस किस चीज को शामिल कर सकते हैं? वैयक्तिक लेखन का सृजनात्मक पहलू क्या है, उसका सृजनात्मक पक्ष क्या है, वैयक्तिक लेखन की विभिन्न विधाएं क्या हैं, और इस लेखन की भाषा वो क्या है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं इकाई 11 वैयक्तिक लेखन की भाषा। तो बेटे सबसे पहले तो जो मैं आपको बताऊं कि समकालीन गद्य साहित्य है, समकालीन गद्य साहित्य में वैयक्तिक लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे बदलाव आते गए, उसने अभिव्यक्ति के नए नए तरीकों की खोज जो है वो कर ली। पूंजीवादी व्यवस्था और उद्योगीकरण के विकास से जहां एक और सामुदायिक भावना जो है वह कम होती गई, वहीं व्यक्तिवादी चेतना जो है वह जोर पकड़ ली। ऐसे समय में क्या हुआ, व्यक्ति जो है वह अकेलेपन का शिकार होने लगा। दूसरे, मानवीय संबंधों में आई कमी के कारण व्यक्ति या लेखक का जीवन के किसी विशेष क्षण को अवश्य याद रखना चाहता था। ये क्षण उसके जीवन के यादगार क्षण होते हैं और लेखक जो है उन्हें आत्मीयता पूर्ण अपने लेखन में उतार देता है। यह उसके लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी होते हैं और उसी से एक रचनात्मक कृति भी। वैयक्तिक लेखन द्वारा एक लेखक जो है वह अपनी अनुभूतियों और विचारों में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाता है और इस तरह उसके यह जो विचार है वह बिल्कुल निजी और अंतरंग भाव, विचार या अनुभव व्यापक पाठक समुदाय की चेतना का जो है वह अंग बन जाते हैं। अगर सरल भाषा में बेटे मैं आपको ये बताऊं कि जो वैयक्तिक चेतन है उसका अर्थ क्या है या उसका अभिप्राय क्या है, तो जब व्यक्ति बेटे अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में या अपने जीवन के कुछ कटु मधुर अनुभवों के बारे में या वो किसी के साथ अपने निजी संबंधों के बारे में या वो अपने साथ हुई किसी विशेष घटना, किसी सुख या दुख के बारे में बताता है, पाठक को जब वह अपने किसी निजी अनुभव के बारे में बताता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वैयक्तिक लेखन कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल और मिलता है कि व्यक्तिक लेखन और लेखन में क्या अंतर है। देखो बेटे ये तो सरल है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि जहाँ लेखक कोई आत्म कथा लिखता है, कोई जीवनी लिखता है, कोई संस्मरण लिखता है, तो ऐसी जो विधाएं हैं इसमें वह अपने बारे में लिखता है या उसके अपने जीवन में कोई घटना घटित हुई हो, उसके जीवन के अपने कोई सुख दुख के अनुभव हों या कोई ऐसी याद हो जिसे वह पाठक के साथ साझा करना चाहता हो,
तो ऐसी जो बातें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक लेखन में शामिल करते हैं। परंतु दूसरी ओर जब लेखक जो है वो कोई कहानी लिखता है और कहानी में वो खुद बात ना करके कहानी में पात्रों को आधार बनाकर पात्रों के माध्यम से अपनी बात जो है वो पाठक तक पहुंचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वैयक्तिक। ठीक है, एक वैयक्तिक और एक निर्वैयक्तिक, अर्थात जहां व्यक्ति निरपेक्ष होता है या जिसमें व्यक्ति या लेखक जो है वो अपने बारे में कुछ नहीं कहता, वहां हम क्या कहेंगे कि निर्वैयक्तिक लेखन है। लेकिन जहां लेखक के अपने अनुभव साथ जुड़ गए, लेखक का अपना जीवन खुद साथ जुड़ गया, तो वहां क्या है, वहां वैयक्तिक लेखन होगा। ठीक है, और व्यक्ति जो है वो अकेलेपन का शिकार होने लगा है। दूसरी ओर मानवीय संबंधों में कमी आने के कारण भी लेखक जो है वो अपने भाव जो हैं, अपने मन के भीतर उसके जो विचार चल रहे हैं, ठीक है, वो नए विचार भी हो सकते हैं, पुराने विचार भी हो सकते हैं, तो वो उन्हीं को पूरी आत्मीयता से अपने लेखन में उतारता है और पाठक के साथ उसको साझा करता है। ठीक है, तो ये जो भाव हैं, ये जो विचार हैं, जब सीधे सीधे लेखक से जुड़ गए तो उसका अर्थ है वैयक्तिक लेखन। लेकिन जहां लेखक ने सीधे सीधे अपनी बात ना कह करके पात्रों के माध्यम से, क्योंकि पात्रों का भी तो एक व्यक्तित्व है, तो वो पात्रों के माध्यम से अपनी बात जब कहता है तो वहां निर्वैयक्तिक। मनुष्य ने जब भाषा की खोज की होगी तब सबसे पहले उसने अपने मन के भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता जो है वह समझी होगी। अपनी अनुभूतियों को जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा में व्यक्त करने की कोशिश करता है तो उसका यह प्रयत्न जो है वह व्यक्तिक अभिव्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, और जब वह उसे लिखता है तो उसे वैयक्तिक लेखन कहेंगे। जब तो उसने बोल करके साधारण शब्दों में किसी से बातचीत के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए तो वहां तो क्या होगा, उसके विचारों की वैयक्तिक अभिव्यक्ति होगी। लेकिन जब उसने इन्हीं विचारों को लेखन का रूप दे दिया तो वहां हम क्या कहेंगे, वैयक्तिक लेखन कहेंगे। इसके जो केंद्र में व्यक्ति स्वयं होता है और जो न केवल लेखक होता है अपितु उस अभिव्यक्ति का माध्यम भी होता है। इस तरह वैयक्तिक लेखन निजी लेखन होता है और उसमें निजी अंतरंग अनुभूतियां, घटनाएं और विचार जो हैं वह केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अर्थात अपने सभी विचारों को, अपनी अनुभूतियों को केंद्र में रख करके ही, उसी को ध्यान में रख करके लेखक जो है वैयक्तिक लेखन करता है। वैयक्तिक लेखन के और अन्य लेखन के बीच का फर्क बेटे है वह भी समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात जो है ये आपके मन में पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए कि वैयक्तिक लेखन और निर्वैयक्तिक लेखन में क्या अंतर होता है, या वैयक्तिक लेखन और लेखन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वैयक्तिक लेखन जैसे मैंने आपको पहला बताया कि उसी को कहेंगे जिसमें लेखक की हिस्सेदारी जो है वो सीधे तौर पर पाठक को दिखाई देती है, या लेखक जो है वो सीधे रूप में पाठक से जुड़ जाता है। जैसे यात्रा वृतांत। अब एक व्यक्ति जो है वो नेपाल की, चीन की, तिब्बत की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की या भारत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर गया और उस यात्रा के दौरान उसने जितने भी अनुभव किए, चाहे वो कटु हों, चाहे मधुर हों, चाहे यात्रा के बीच में उसको कठिनाई आई हो, कोई असुविधा आई हो, या जैसा भी उसने अनुभव किया, जो भी उसकी अनुभूतियां थी उस यात्रा को लेकर,
तो वो अनुभूतियां उसने सीधे सीधे लेखन के माध्यम से अपने पाठक तक पहुंचाई। तो यहाँ पर लेखक और पाठक के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, अर्थात कोई दूसरा पात्र नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वैयक्तिक लेखन कहेंगे। इसी प्रकार और दूसरी विधाएं हैं, जैसे संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, डायरी हो गई, है ना, लेखक की अपनी जीवनी हो गई, रिपोर्टाज हो गया। तो ये सब विधाएं जो हैं ये वैयक्तिक लेखन से जुड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ कहानी, उपन्यास या नाटक इत्यादि, इन विधाओं को हम क्या कहेंगे? इन विधाओं को हम निर्वैयक्तिक उसका रूप कहेंगे। यहाँ लेखक और उसके वर्णन में चरित्र आ जाते हैं, क्योंकि कहानी में पात्र आ गए, उपन्यास में पात्र आ गए, नाटक में पात्र आ गए, घटनाएं आ गई, है ना, जिनका अपना अलग व्यक्तित्व होता है। और ये चरित्र लेखक को अपनी निजी अनुभूतियों को बेबाकी से अभिव्यक्त करने की इजाज़त नहीं देते। अर्थात लेखक को यहाँ अपनी बात जो है वो अपने पात्रों के माध्यम से ही दूसरे तक, पाठक तक पहुंचानी पड़ती है। आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृतांत आदि विधाएं जो हैं अगर वैयक्तिक विधा के अंतर्गत गिनी जाती हैं तो इस अर्थ में इनके इसमें व्यक्ति की निजता को व्यक्त करने की क्षमता जो है वह ज़्यादा होती है। देखो, समझने की बात है बेटे, एक तो मैं आपके साथ सीधा वार्तालाप कर रहा हूँ, आप में और मेरे बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ क्या है, मैं आपसे सीधे रूप में जुड़ा हूँ और वैयक्तिक माध्यम हम लोगों में संवाद जो है, कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन एक है कि मैंने अपनी बात किसी दूसरे को कही और दूसरे ने मेरी बात आप तक पहुँचाई। तो है यहाँ हम लोग दो ना होकर के तीन हो गए, अर्थात हमारे मध्य में भी एक ऐसा व्यक्ति आ गया, एक ऐसा मीडिएटर आ गया जिस तक मैंने अपनी बात पहुंचाई, उसने मेरी बात को आप तक पहुंचाया, फिर आपकी तरफ से जो संदेश आया उसको मिला और उसने मेरे पास पहुंचाया। ठीक है, तो ये माध्यम क्या है? ये निर्वैयक्तिक माध्यम है। अब बात करते हैं बेटे वैयक्तिक लेखन का जो सृजनात्मक पक्ष है वो क्या है। सृजनात्मक पक्ष जो है वो क्या है? वैयक्तिक लेखन जिसमें हम बात वही आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत इत्यादि है, यह सब विधाएं जो शामिल हैं, ये व्यक्ति के भोगे हुए क्षणों का वर्णन इसमें होता है। अर्थात जो लेखक ने स्वयं भोगा है, जिसे लेखक ने स्वयं देखा है, उसके बारे में ही लेखक आपको बताता है, पाठक को बताता है। इसमें कल्पना की बजाय जो है वस्तु स्थिति या सत्य घटना को अधिक चित्रित किया जाता है। यहाँ मैं बेटे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऐसे अनुभवों में लेखक जो है वो कल्पना का बिल्कुल सहारा नहीं लेता। ठीक है, कल्पना का सहारा वो ले सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। केवल अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ही वह थोड़ा बहुत कल्पना का प्रयोग ऐसी स्थिति में करता है। सच्चाई का वर्णन करते समय लेखक इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि उसका लेखन केवल तथ्यात्मक न रह जाए, इसलिए वह इसमें अंतरंगता और रोचकता लाने के लिए भाषा शैली के प्रति सचेत रहता है। कल्पना का प्रयोग वह उसी सीमा तक करता है जहां तक उसके तथ्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसा करते समय लेखक भूगोल और इतिहास लेखन की शैली का सहारा न लेकर कथा की सरल, सहज और सरस शैली को अपनाता है। कथा की सरल, सहज और सरल शैली का अर्थ क्या है कि वह अपनी बात बहुत स्पष्ट ढंग से बहुत सरल ढंग से पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि पाठक जो है उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सके। अपने वर्णन में वह पशु पक्षियों, नदियों, पर्वतों, जंगल, ऋतुओं, इन सब की सुंदरता को भी स्थान देता रहता है। वो ऐसा किस लिए करता है? ताकि पाठक की रोचकता जो है वह बनी रहे। पाठक जो है उस विधा के साथ, उस संस्मरण के साथ, जीवनी के साथ
या यात्रा वृत्तांत के साथ अंत तक जुड़ा रहे। और यह जो है यह मनुष्य के मन को सहज आकृष्ट करने वाले प्राकृतिक उपादान भी माने जाते हैं। किसी पशु पक्षी के बारे में बता देना, बीच में किसी नदी और जंगल का वर्णन कर देना, या ऋतुओं का वर्णन कर देना, किसी प्रकृति की किसी सुंदरता का वर्णन कर देना। तो लोक जीवन से सीधे जुड़ने के लिए लेखक जो है वो प्रचलित मुहावरों, अलंकारों, लोकोक्तियों इत्यादि का भी सहारा ले लेता है ना। इस तरह वह लोक रुचि का विशेष ध्यान रखता है, क्योंकि बेटे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाषा जितनी सरल होगी, भाषा जितनी स्पष्ट होगी, लेखक अपने विचारों को लेकर के जितना स्टीक होगा, उतना ही पाठक तक उसका संदेश जो है वो सही पहुंचेगा। वैयक्तिक लेखन की बेटे एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता और होती है, वो क्या है? आत्मीयता। लेखक को किसी वस्तु, किसी घटना या व्यक्ति का वर्णन करते समय यह ध्यान बराबर रखना पड़ता है कि पाठक जो है वर्णित विषय के साथ अपना तादात्म्य या लगाव महसूस करे। उसे ऐसा ना लगे कि वो पता नहीं कौन सी कहानी पढ़ रहा है ना। उसे लगना चाहिए कि वह एक जीवंत कहानी, ठीक है। तो हम कहते हैं ना महापुरुषों की जीवनी, या किसी बहुत बड़े धार्मिक स्थान की यात्रा वृतांत, है ना, या विदेशों का यात्रा वृतांत। क्यों? क्योंकि पाठक को ऐसी चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है, उसको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जो चीज़ उसको अच्छी लगती है पाठक उसी को पढ़ता है। तो जो लेखक है उसका भी उद्देश्य यही रहता है कि वो ऐसी चीज़ का वर्णन करे जो पाठक को अच्छी लगे, जिससे पाठक की रुचि, उसका तादात्म्य या उसका लगाव जो है वो रचना के साथ निरंतर बना रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटे कि इस तरह के लेखन में यह कोशिश की जाती है कि पाठक लेखक की अनुभूति का हिस्सेदार बने। ऐसा होने पर ही लेखन की जो सार्थकता है वह सिद्ध होती है। वैयक्तिक लेखन में विचारों की उपेक्षा भावों की अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाता है या विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें लेखक का निजी अनुभव जो है वह वस्तु, व्यक्ति या घटना के संदर्भ में संजीव हो उठता है, और इसकी सार्थकता जो है वो इसमें है कि यह अनुभव उस तीव्रता के साथ पाठक के मन को भी प्रभावित करे। क्योंकि कोई रचना जब तक पाठक के मन को प्रभावित नहीं करती, उसके हृदय तल को नहीं छूती, तब तक पाठक जो है उसमें रुचि नहीं रखेगा। तो वही रचना जो है वो सार्थक सिद्ध होती है जो पाठक के मन को प्रभावित करने में सक्षम रहती है, सफल रहती है। वैयक्तिक लेखन अतीत की स्मृति का भी चित्र होता है। अतीत की स्मृति का चित्र तो हो गई, क्योंकि लेखक ने अपने जीवन के अनेकों अनुभव जिसे वह भोग चुका है उनका वर्णन, ऐसी घटनाएं जो उसके जीवन में हो चुकी हैं उनका वर्णन, ठीक है। तो ये तो अतीत की घटनाएं हैं, तो अतीत की स्मृति का चित्र भी इसमें होगा ही। इसमें लेखक का दृष्टिकोण जो है वह वर्ण विषय की आंतरिक विशेषताओं को उद्घाटित करना होता है। वो इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति या वस्तु का समूचा अस्तित्व जो है इससे जीवित हो उठता है। इसलिए इस तरह के लेखन में भावना का तत्व जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। भावनाएं, क्योंकि हम सब भावनाओं के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे माता है, उसका अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, वात्सल्य भाव। पिता है, उसका अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से प्रेम है। भाई का अपनी बहन से प्रेम है, बहन का अपने भाई से प्रेम है, पत्नी का अपने पति से प्रेम है। तो हम लोग क्या हैं कि हम लोग भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब तक हम भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब तक हमारे जो भीतर प्रेम है ना, सहज किसी के प्रति प्रेम की भावनाएं हैं, सहजता है, सरलता है, तब तक ये हमारे जीवन के बने रहते हैं।
अब महादेवी वर्मा जी का एक अतीत के चलचित्र, उसकी कुछ पंक्तियां, इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन आ गया है। अब महादेवी जी ये कह रही हैं, महादेवी वर्मा जी पाठक को ये कह रही हैं अपनी रचना के भीतर कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन आ गया है। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मेरे जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जैसा परिचय दे जाते हैं, वैसा ही बाहर रूपांतरित हो जाएगा। हम लोग अक्सर कहते हैं बेटे कि अगर हमारे भीतर किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति दया है, दयालुता है, ईमानदारी है, लगन है, मेहनत है, तो यह इन बातों का किसी को हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बातें हमारे स्वभाव से अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं। हम जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमारी ईमानदारी अपने आप झलक जाती है। जब हम किसी दुखी को देखते हैं और उसको दुखी को देखकर हमारे मन में भी दुख आ जाता है, हमारा मन भी जो है वो दुख से घिर जाता है, हमारे मन में भी त्रासदी आती है, तो इसका अर्थ क्या है कि हम कोमल स्वभाव के हैं, हम में भी दयालुता है, हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी जो हैं जीवन में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का हृदय कठोर है, जो व्यक्ति इन सब बातों से परे है, तो उसके लिए तो लेखन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। उसके लिए तो लेखन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अच्छा हो या बुरा हो, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं है ना। तो व्यक्ति का कोमल होना भी उसके व्यक्तित्व की एक पहचान है। तो बेटे अब बात करते हैं वैयक्तिक लेखन में। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो विधाएं हमने शामिल की हैं, जैसे आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, डायरी हो गया, यात्रा वृतांत हो गया, तो इन सब विधाओं की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, ये भी इस पाठ्य के अंदर आपको जानना जरूरी है। आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि ये जो विधाएं हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। अब हमें ये बात तो समझ आ गई कि वैयक्तिक लेखन क्या होता है, निर्वैयक्तिक लेखन क्या होता है, इसका हमारे जीवन में कैसा महत्व है, ये हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, वैयक्तिक लेखन में और लेखन में क्या अंतर है। तो इन सब बातों के साथ साथ हमारे लिए यही जानना भी बेटे बहुत आवश्यक है कि ये जो लेखन, वैयक्तिक लेखन की विधाएं हैं, आत्मकथा, संस्मरण, तो इन विधाओं की क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मकथा की। आत्मकथा अर्थात किसी व्यक्ति की खुद की जीवनी, खुद की कथा, ठीक है। उसने अपने जीवन में कौन कौन से पहलुओं पर, कौन कौन से अनुभवों को उसने जीवन में उतारा, या उसके जीवन में कौन कौन से अनुभव रहे, उसका समस्त जीवन जो है वो कैसा रहा, अपने इस जीवन में उसने क्या सीखा, वो क्या संदेश अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहता है। तो ऐसी बातें जो है लेखक अपनी आत्मकथा में लिखता है, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि स्वयं की जीवनी का चित्रण, ठीक है, स्वयं की उसकी अपनी जीवनी का चित्रण होता है। इसमें अतीत का चित्रण भी होता है। क्यों? अतीत जो बीत चुका है उसी के बारे में लेखक हम लोगों को बता रहा है, ठीक है। और समूचे परिवेश की अभिव्यक्ति भी होती है इसमें। समूचा परिवेश की अभिव्यक्ति कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, समाज है, देश है, वह निरंतर बदलता जा रहा है। जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो आने वाले समय में नहीं होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी
जो विचार हैं उनमें बदलाव होता चला जाता है, उनमें अंतर आता चला जाता है। तो लेखक का जिस समय में लेखक का जीवन गुजर रहा था, उस समय जो समय था, उसका परिवेश कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय लोगों की सोच कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की राजनीति कैसी थी, उस समय का धर्म कैसा था, उस समय सभ्यता और संस्कृति के क्या मूल्य थे। तो ऐसी सब बातें जो हैं उनकी अभिव्यक्ति भी, अर्थात समूचे परिवेश की अभिव्यक्ति जो है वो भी आत्मकथा में लेखक करता है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान का आपस में गहरा संबंध होता है। दोनों आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है। तो इन संबंधों पर भी आत्मकथा में लेखक जो है वह बातचीत करते हुए चलता है। और साहित्यिक युगों से भरपूर तथा दूसरों को प्रेरणा देने वाली भी यह आत्मकथा होनी चाहिए। साहित्यिक गुणों से भरपूर अर्थात जो साहित्य के मायने हैं उन पर भी आत्मकथा जो है वह खरी उतरती है। और दूसरों को अगर कोई लेखक जो है अपनी आत्मकथा के माध्यम से पाठक को एक नई दिशा, एक नई सोच देने में सक्षम नहीं रहा तो उसकी जीवनी आत्मकथा जो है वह सफल नहीं मानी जाएगी। तो मतलब उसको एक संदेश भी जो है वह पाठक को देता है। ठीक है। और फिर जीवन मूल्यों की व्याख्या करता है। उसने अपने जीवन से, उसने अपनी ताउम्र से क्या सीखा है, तो जीवन के मूल्यों की भी वह व्याख्या अपनी आत्मकथा में करता है। इसी प्रकार बेटे जो संस्मरण की विशेषताएं हैं उसमें लेखक जो स्वयं देखता है या अनुभव करता है उसी का ही वह चित्रण जो है अपने संस्मरण में करता है, उसी का वर्णन वह संस्मरण में करता है। अब संस्मरण में और अगर आप कहें कि आत्मकथा में क्या अंतर है, तो आत्मकथा तो बेटे उसकी सारी जीवनी हो गई, उसका सारा जीवन हो गया। लेकिन संस्मरण में लेखक अपने जीवन की किसी एक घटना, किसी एक पहलू उसको याद करता है और उसके बारे में वह पाठक को बताता है। किसी वस्तु, किसी घटना या किसी स्मृति को आत्मीयता से याद कर उसका विवेचन करना ही संस्मरण कहलाता है। और इसमें संस्मरण की विधा में वर्णन और विवरण की अधिकता होती है, अर्थात वर्णन और फिर विवरण दोनों की बाहुल्यता इसमें होती है। फिर जिस व्यक्ति या घटना का वर्णन किया जाता है उसमें लेखक का व्यक्तिगत संबंध होना अनिवार्य है। अगर लेखक किसी घटना का या किसी व्यक्ति विशेष का अपने संस्मरण में जिक्र करता है या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी घटना को, किसी वस्तु को लेकर वह संस्मरण लिख रहा है, तो उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस घटना का सीधा सीधा लेखक से जुड़ा होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये भी क्या है, संस्मरण की एक विशेषता है। उसके बाद बेटे बात करते हैं डायरी की। अब डायरी विधा जो है इसका प्रचलन जो है अभी अभी हुआ है। अभी अभी कहने का अर्थ है कि कुछ ही वर्ष पहले। तो डायरी में हम लोग क्या करते हैं, डायरी में हमने जितने हमारी दिन भर की जैसी दिनचर्या रही, पूरे दिन भर में हमने क्या क्या किया, हम किससे मिले, मिलने का हमारा, उससे मिलने का अनुभव कैसा रहा, है ना, या हमारे जीवन में आज कुछ नया घटित हुआ, है ना। तो हमारे जीवन के या आज के हमारे जितने भी कटु या मधुर अनुभव होते हैं या हमारी जो भी दिनचर्या है आज की, उसे हम कुछ पलों बाद या जब भी हमें कुछ खाली वक्त मिलता है उसे हम डायरी पर उतार देते हैं। कुछ लोगों का यह नियम बना हुआ है कि उन्होंने
रात के वक्त, शाम के वक्त, सोते वक्त डायरी लिखनी ही लिखनी है। यहाँ बेटे डायरी लिखने का अर्थ उनका ये नहीं होता कि वह उसको छपवाना चाहते हैं या उसकी कोई किताब, कोई पुस्तक बनवाना चाहते हैं। यह केवल वह अपने एक मन को तसल्ली देने के लिए या अपने जीवन के कुछ पहलुओं को याद रखने के लिए, जीवन के कुछ अनुभवों को ताउम्र याद रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। इससे क्या होता है, उनके मन को एक संतुष्टि मिलती है। तो डायरी विधा भी आज के युग में अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखती है। उसके बाद बेटे जैसे हम बात करते हैं यात्रा वृतांत की। यात्रा वृतांत क्या होता है? यात्रा वृतांत जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान की यात्रा को जाता है ना, हरिद्वार की यात्रा को गया, ठीक है, तो वह उसने यात्रा कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू की, इस यात्रा के लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या आवश्यक ज़रूरी वस्तुएं चाहिए, तो वो हर छोटे से छोटे पहलू से लेकर बड़े से बड़े पहलू तक जितने भी पड़ाव हैं उन सब पड़ावों का वो क्रमबद्ध जिक्र करते हुए चलता है, ठीक है। और इसका जो लाभ है वो क्या है? इसका लाभ क्या होता है कि आने वाला कोई पाठक जो उसको पढ़ता है, अगर वो भी कभी भविष्य में उसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्रोग्राम बनाता है तो उसे इससे एक सहायता मिल जाती है, एक लाभ मिल जाता है। तो ये क्या है? ये सब डायरी, संस्मरण, यात्रावृत्त, आत्मकथा, ये सब क्या है? ये सब वैयक्तिक लेखन है। ये सीधे सीधे लेखक और पाठक से जुड़े हुए हैं। इनके बीच में तीसरा कोई पात्र और नहीं है। तो बेटे आज की ये जो वीडियो थी हमारी, ये थी कोर्स कोड BHDLA 137, जिसका कोर्स कोड था 137 और इसकी इकाई थी इकाई 11, वैयक्तिक लेखन की भाषा। तो आज हमने इस पर चर्चा की। अगली वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। जय हिंद, जय भारत।